ओके ओके मैम स्टार्ट करें। Assalamu alaikum bachcho. It's Dr. Asma here, and today we are going to discuss heart sounds and the valvular diseases of the heart. Simple सा topic है, आराम से सुनो and you will get it. Okay, what we are talking about. आपके पास already preliminary information है कि heart sounds क्या होती हैं, क्या कितने types की होती हैं. So we'll discuss it in a bit more detail today. Heart sounds जो है ना during each cardiac cycle 4 types की heart sounds होती हैं और ये सारी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की होती हैं। इनको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इन द फोनोकार्डियोग्राम। उसमें क्या करते हैं हम कि एक माइक्रोफोन जो है ना वो प्लेस कर देते हैं ऑन द इंटीरियर चेस्ट वॉल। वो वहाँ से जो हार्ट साउंड्स होती है ना, जो साउंड वेव्स होती हैं, उनको पिकअप करता है, उसको एम्पलीफाई करता है और उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके और उसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है ऑन पेपर, जैसे कि ईसीजी की आती है। इसी तरह हार्ट साउंड्स की रिकॉर्डिंग होती है थ्रू फोनोकार्डियोग्राम बाय प्लेसिंग अ माइक्रोफोन ऑन द चेस्ट वॉल। ये जो है आप देखिए कि ग्राफ है जिसमें फ्रीक्वेंसी है ऑन द एक्स एक्सिस और डाइंस पर सेंटीमीटर की जितनी रेंज होती है कि हम आवाज़ों को सुन सकते हैं। ऑडिबिलिटी जो होती है उसकी उसका ये यूनिट है डाइंस पर सेंटीमीटर, और फ्रीक्वेंसी कितनी कितने फ्रीक्वेंसी के साउंड हम सुन सकते हैं। तो उसकी रेंज जो होती है मर्मस के लिए या हार्ट साउंड्स के लिए जो 40 साइकिल्स पर सेकंड से लेके 520 साइकिल्स पर सेकंड की रेंज में जो हार्ट साउंड्स होती हैं या मर्मर्स होते हैं उनको हम सुन सकते हैं थ्रू स्टेथोस्कोप। ठीक है। नाउ ऑस्कल्टेशन एक फोनोकार्डियोग्राम है और एक प्रोसेस है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में हम क्या करते हैं, वी यूज स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम बाय प्लेसिंग द स्टेथोस्कोप ऑन द चेस्ट वॉल इन द डिफरेंट एरियाज हम डिफरेंट हार्ट साउंड्स जो हैं वो सुन सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो है फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड वो बहुत इजीली ऑडिबल होती हैं, जैसे हम जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं लब डब लब डब लब डब। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड। इसके अलावा एडिशनल हार्ट साउंड्स भी होती हैं जो कि नॉर्मल होती हैं। उनमें थर्ड हार्ट साउंड होती है जो कि कभी कभी सुनाई देती है और उसकी अपनी रीजनिंग होती है। एंड फोर्थ हार्ट साउंड जो है वो वेरी रेयरली या सिर्फ फोनोकार्डियोग्राम पे हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब कहाँ पर हमने इसको ऑस्कल्टेट कहाँ करना है, कहाँ कहाँ एरियाज हैं चेस्ट के ऊपर जहाँ पे हम हार्ट साउंड्स को सुन सकते हैं। 4 एरियाज होते हैं जो कि डिफरेंट, जहाँ जहाँ हमारे हार्ट के वेल्व्स पड़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली एरियाज हैं, वहाँ पर स्टेथोस्कोप रखने से हम हार्ट साउंड्स को ऑस्कल्टेट कर सकते हैं यानी सुन सकते हैं। 4 एरियाज हैं, एओर्टिक एरिया, पल्मोनरी एरिया, माइट्रल एरिया एंड ट्राइकुस्पिड एरिया। एओर्टिक एरिया जो है राइट सेकंड, अगर आप दरमियान की अपनी बोन देखिए चेस्ट पे तो दरमियान में जो लॉन्ग बोन है एक, उसको हम स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम के राइट साइड के ऊपर आपको एक जो 2 रिब्स के बीच में, अपर बॉर्डर के पास 2 रिब्स के बीच में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में जस्ट अलोंग द राइट बॉर्डर ऑफ स्टर्नम एओर्टिक एरिया होता है। लेफ्ट साइड पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में अलोंग द स्टर्नल बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे पल्मोनरी एरिया है। माइट्रल एरिया जो है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में पड़ा होता है 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन होती है क्लेविकल के सेंटर से, अगर हम नीचे एक लाइन ड्रॉ करें नीचे तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जस्ट बिलो द निपल, वहाँ पर ये माइट्रल एरिया होता है जहाँ पे मैक्सिमम हार्ट साउंड होती है, जहाँ एपेक्स ऑफ द हार्ट बनती है। फिर चौथा होता है ट्राइकस्पिड एरिया। ट्राइकस्पिड एरिया फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है ऑन द लेफ्ट साइड नियर द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। ठीक, ये देखिए डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि एओर्टिक एरिया है ऑन द इन द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द राइट साइड। पल्मोनरी एरिया जो है वो है ऑन द लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम। ये जो माइट्रल एरिया है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में है अलोंग 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। आप देखिए ऊपर क्लेविकल बनी हुई है, अगर नीचे आप लाइन ड्रॉ करोगे तो जस्ट मीडियल टू इट हमारा माइट्रल एरिया पड़ा हुआ है। और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में अलोंग द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम ट्राइकस्पिड एरिया है। सो ये 4 एरियाज हैं जहाँ पर हम हार्ट साउंड्स को सुन सकते हैं।
अब हार्ट साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? ये साउंड जो प्रोड्यूस होती है बाय द क्लोजर ऑफ द वेल्व। क्लोजर ऑफ द वेल्व इज़ नॉट द रीज़न कि उनके बंद होने की जो साउंड होती है वो हमें हार्ट साउंड की शक्ल में सुनाई देती है, बल्कि क्लोजर ऑफ द वेल्व होने से जो टर्बुलेंस आती है ब्लड फ्लो में विद इन द डिफरेंट चेंबर्स ऑफ द हार्ट, और वो टर्बुलेंस होती है उससे वाइब्रेशन ट्रांसमिट होती है विद इन द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल एंड द एट्रिया एंड द लार्जर वेसल। वो वाइब्रेशन जो होती है वो दैट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्ट साउंड्स। ठीक है, और ये हार्ट साउंड जो है ना, इसकी ऑडिबिलिटी या कितनी सुनाई दे सकती है वो डिपेंड करती है कि हमारी थिकनेस ऑफ द चेस्ट वॉल कितनी है। अगर कोई थिन लीन पर्सन होगा, पतला दुबला बंदा, उसके तो आराम से सुनाई देती है, और जबकि फैटी बंदा हो उसमें हार्ट साउंड्स की ऑडिबिलिटी ज़रा डिफ़िकल्ट होती है। अच्छा, आपको कोई भी क्वेश्चंस हो कुछ हो, आप चैट में लिख दीजिएगा, देन आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस नाउ। अब फर्स्ट हार्ट साउंड जो है, फर्स्ट जिसको हम आमतौर पर लब कह देते हैं, तो ये इसकी क्वालिटी क्या है? ये लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, सॉफ्ट होती है और लो पिच्ड होती है। लॉन्ग ड्यूरेशन की सॉफ्ट एंड लो पिच्ड होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 30 to 50 साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30 to 50 साइकिल्स पर सेकेंड, और इसकी ड्यूरेशन है 0.14 सेकेंड की। ये 0.14 सेकेंड तक ही फर्स्ट हार्ट साउंड की ड्यूरेशन है। अब वाइब्रेशन क्यों होती है? दिस इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, यानी जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर के दरमियान में वेल्व्स हैं, विच अकर एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम, यानी वेंट्रिकुलर जब कंट्रैक्ट करते हैं उस वक्त वेल्व्स क्लोज होते हैं, तो ये उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं। इट इज़ नॉट द साउंड of the closure of the valve, but is produced by the vibration of the adjacent walls of the heart and major vessels around heart due to the closure of AV valve। ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो कि हैं माइट्रल एंड द ट्राइकस्पिड वेल्व्स, इनके क्लोजर से सुनाई देती हैं, और इसके लॉन्ग ड्यूरेशन की होती हैं, सॉफ्ट होती हैं इन कैरेक्टर, और लो पिच्ड होती हैं। फ्रीक्वेंसी इसकी है 30 to 50 साइकिल्स पर सेकेंड और ड्यूरेशन 0.14 सेकेंड की है। इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड जो है ना, वो डिपेंड कर रही होती है कि मायोकार्डियल कंट्रैक्शन कितनी, जितनी ज़्यादा फोर्सफुल कंट्रैक्शन होगी उतना ही टर्बुलेंस ऑफ ब्लड होगा विद इन द चेम्बर्स, और उतनी ही ज़्यादा साउंड जो है वो हाई इंटेंसिटी की प्रोड्यूस होगी। या इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर जो है ना वो राइज कर जाए ड्यूरिंग द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज कैसे होती है? अगर आपको कार्डियक साइकिल याद हो कि ऊपर दोनों वेल्व्स बंद होते हैं, वेंट्रिकुलर फिल हो जाते हैं, और ऊपर वेल्व भी बंद होता है, नीचे वेल्व भी बंद होता है, तो दोनों वेल्व के बंद होने से विद इन वॉल्यूम जो है ब्लड का वो सेम होता है, लेकिन फाइबर्स जो होते हैं वेंट्रिकल के वो कंट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन कहते हैं। अब इसमें फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। सम टाइम्स होता है कि जो ट्राइकस्पिड वेल्व जो है ना वो थोड़ा अर्ली क्लोज हो जाता है एज कम्पेयर टू द माइट्रल वेल्व, क्योंकि प्रेशर जो है ऑन द राइट साइड कम होता है। जो इंटरवल है बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड हार्ट साउंड, दैट इज इक्वल टू द वेंट्रिकुलर सिस्टली, यानी जितनी देर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है वही उन दोनों के दरमियान में ड्यूरेशन होती है बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड हार्ट साउंड्स। अब सेकेंड हार्ट साउंड क्या होती है? ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, शार्प होती है, हाई पिच्ड होती है, यानी इसके बिल्कुल डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हार्ट साउंड, जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है, सॉफ्ट होती है और हाई पिच्ड होती है। फ्रीक्वेंसी भी दोनों की फ़र्क है। फर्स्ट हार्ट साउंड की जो है 30 to 50 साइकिल्स है, इसकी 50 to 200 साइकिल्स पर सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी भी इसकी ज़्यादा है, ड्यूरेशन इसकी शॉर्टर है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हार्ट साउंड जो 0.11 सेकेंड है, और इसको हम डिस्क्राइब करते हैं आम ज़बान में, इट इज़ डब ऑफ द टू साउंड्स। अब जो सेकेंड हार्ट साउंड है इसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, और एओर्टिक कंपोनेंट और पल्मोनरी कंपोनेंट, क्योंकि ये प्रोड्यूस होती है बाय द क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड द पल्मोनरी वेल्व्स और द सेमिल्यूनर वेल्व्स। ठीक है, aortic component is best heard in the aortic auscultation area. Its intensity is increased in systemic hypertension। जब hypertension होती है तो aortic एरिया में फर्स्ट हार्ट साउंड के सेकेंड हार्ट साउंड के aortic component की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। पल्मोनरी कंपोनेंट जो है वो पल्मोनरी एरिया में ज़्यादा सुनाई देता है, और इसकी इंटेंसिटी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में बढ़ जाती है। ठीक है, आगे अभी जाके अब नेक्स्ट सेक्शन में जो वेल्व की एक्चुअल पोजीशन बताएंगे, तो देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट।
A major cause of its production is the vibration due to the closure of semilunar valves which occur at the beginning of the isovolumic relaxation phase at the beginning of the ventricular diastole. यानी वेंट्रिकल जो है ना वो पूरे एम्प्टी हो गए हैं, एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला गया है और वेल्व जो हैं चूँकि आगे प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वेल्व बंद हो जाते हैं। इन वेल्व के बंद होने से जो ये साउंड जो है ना प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन इन द होल्स ऑफ द वेंट्रिकल इन द लार्ज वेसल्स एंड ब्लड इज इजेक्टेड में भी माइनर कॉज कि जब इंजेक्शन ऑफ द ब्लड होती है वो भी कॉज हो सकती है, लेकिन मेनली जो कॉज होती है इसकी साउंड के प्रोड्यूस होने की द क्लोजर ऑफ द एओर्टिक एंड द पल्मोनरी वेल्व्स और द सेमिल्यूनर वेल्व्स जो कि वेंट्रिकल्स और लार्जर वेसल्स के दरमियान में पड़े हुए। सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो डेफिनेटली स्प्लिटिंग होती है उसकी। एक तो फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है और पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है। फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग क्यों होती है? इट इज़ एविडेंट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन जब हम अंदर सांस खींचते हैं इसकी स्प्लिटिंग की होती है कि दोनों कंपोनेंट के दरमियान 0.05 सेकेंड का फर्क आता है। एक्सपायरेशन में इट मे बी डिक्रीज टू 0.02 सेकेंड और मे बी एब्सेंट। एक्सपायरेशन में चूँकि पैसिव फिनोमेना होता है तो उसमें जो है ना इतनी स्प्लिटिंग नहीं होती। अब मैकेनिज्म क्या होता है? थ्रू स्प्लिटिंग हो जाती है सेकेंड हार्ट साउंड की। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जब हम सांस ले रहे होते हैं अंदर तो हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। चेस्ट कैविटी जो है ना एक्सपैंड करती है और अंदर प्रेशर नेगेटिव हो जाता है। वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाता है। वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाता है हार्ट की तरफ, जो पंप करना है ब्लड को वो भी ज़्यादा हो जाता है इनटू द pulmonary artery. So closure of the pulmonary valve is slightly delayed and splitting is prominent. ठीक है, चूँकि राइट साइड पे ब्लड ज़्यादा आ रहा होता है बाय द वीनस रिटर्न, तो उसको पंप करने के लिए हार्ट को चूँकि ज़्यादा एफर्ट करनी है तो जो एओर्टिक कंपोनेंट है वो पहले क्लोज हो जाता है, पल्मोनरी थोड़ा डिले से होता है, इसके इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा गैप आ जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ द हार्ट साउंड सुनाई देती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। पैथोलॉजिकली भी जो कंडीशन होती है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, उसमें भी स्प्लिटिंग ऑफ द सेकेंड हार्ट साउंड होती है, लेकिन उसका ये फ़र्क होता है कि वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो परमानेंट होते हैं और स्टे करते हैं बोथ इक्वली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। सो फर्स्ट हार्ट साउंड की स्प्लिटिंग ऐसा नहीं होती, सेकेंड हार्ट साउंड की स्प्लिटिंग होती है। इसके एओर्टिक और पल्मोनरी बंद होते हैं। पल्मोनरी कंपोनेंट जो है ना वो बाद में बंद होता है और एओर्टिक कंपोनेंट जो है ना वो पहले बंद हो जाती है। पल्मोनरी पे चूँकि वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है तो प्रेशर उस साइड पे ज़्यादा होता है। ठीक है, पैथोलॉजिकली राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में सेकेंड हार्ट साउंड की स्प्लिटिंग होती है। देन कम्स द थर्ड हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड जो है ना वो ओकेजनली हमें सुनाई देती है। ये लो फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है और उसकी ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होती है 0.04 सेकेंड की एंड इट इज़ बेस्ट हर्ड एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट। एपेक्स कहाँ होती है हार्ट की? जो कि हमारा माइट्रल एरिया है, वहाँ पर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जस्ट मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। और ये प्रोमिनेंट अगर अगर हम इसको ज़्यादा सुनना चाहें, थिन लीन बंदा है उसको हम रिकम्बेंट पोजीशन में ले आते हैं। रिकम्बेंट पोजीशन क्या होती है? उसको कहते हैं थोड़ा सा आगे बैठो और आगे थोड़ा झुक जाओ। आगे झुका लेते हैं या एक्सरसाइज के बाद जब उसमें एक्टिविटी ऑफ द हार्ट जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। इन दो कंडीशंस में हमें थर्ड हार्ट साउंड सुनाई दे सकती है एंड इट अकर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रैपिड इनफ्लो फेज। कब से हो सुनाई देती है थर्ड हार्ट साउंड? कि जब एट्रिया में से वेंट्रिकल में ब्लड रैपिडली आता है फर्स्ट फेज ऑफ द सिस्टली ऑफ द एट्रिया, कि उसका फर्स्ट फेज में जब रैपिड फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल होती है, एरिया से रश कर रहा होता है ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, तो उस रश करने की वजह से रैपिड फिलिंग की वजह से जो टर्बुलेंस होती है विद इन द लेफ्ट वेंट्रिकल और उसकी वॉल में सारी टर्बुलेंस जो होती है ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, तो उससे थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन ऑफ द ventricular walls when there is rapid filling of ventricle causes its production। ठीक है, सो थर्ड हार्ट साउंड जो है ओकेजनली सुनाई देती है, 0.04 सेकेंड की होती है, एपेक्स में सुनाई देती है, यंग एडल्ट्स में सुनाई देती है। ज़्यादा ऑब्वियस हो जाती है अगर पेशेंट को हम कहें कि आप रिकम्बेंट या आगे को झुक जाएं या एक्सरसाइज के बाद इजीली सुनाई देती है। और ये इसलिए प्रोड्यूस होती है कि ड्यू टू द रैपिड इनफ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल या रैपिड फिलिंग फेज ऑफ द वेंट्रिकल में सुनाई देती है। ठीक है, नाउ द फोर्थ हार्ट साउंड। फोर्थ हार्ट साउंड को हम एट्रियल हार्ट साउंड भी कहते हैं क्योंकि ये नॉर्मली इट इज़ नॉट ऑस्कल्टेटेड बट इट कैन बी रिकॉर्डेड इन द फोनोकार्डियोग्राम एज इट हैज़ वेरी लो फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, 20 साइकिल्स पर सेकेंड की होती है।
और इट इज़ रिकॉर्डेड जस्ट बिलो द फर्स्ट हार्ट साउंड। अब होता क्या है, क्यों ये प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशंस ऑफ द वेंट्रिकल वॉल व्हेन देयर इज फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टी कॉजेज इट्स प्रोटेक्शन। आपको पता है कि फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल 3 फेजेस में होती है, या एट्रियल सिस्टी जो होती है ना 3 फेजेस में होती है। पहली तो रैपिड फिलिंग होती है जिसमें कि हमें थर्ड हार्ट सुनाई दी। एक आखिर में जो रिमेनिंग ब्लड रह जाता है एट्रिया के अंदर टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द वेंट्रिकल, तो उस वक्त एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो एट्रियल सिस्टली होती है। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रियल सिस्टली के दौरान जो रेस्ट ऑफ द ब्लड जो कि रह जाता है विद इन द एट्रियम, जो कि मूव करता है इनटू द वेंट्रिकल टू फिल इट, उस वक्त ये हार्ट साउंड सुनाई देती है। इसलिए बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम होती है, 20 साइकिल्स पर सेकेंड। नॉर्मली हम इसको ऑस्कल्टेट नहीं कर सकते हैं, बट फोनोकार्डियोग्राम पे इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कि ये प्रोमिनेंट हो जाती है, जैसे कि क्रॉनिक कार्डिक फेलियर में और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। दो कंडीशन होती है जिसमें फोर्थ हार्ट साउंड जो है वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जो कि क्रॉनिक कार्डिक फेलियर में या वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में। सो दीज आर द 4 हार्ट साउंड्स जिनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे आप व्हेन यू विल रिवाइज। हार्ट मर्मर्स, मर्मर्स जो कि एब्नॉर्मल हार्ट साउंड्स होती हैं, ये ड्यू टू द टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड फ्लो प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन कब होती हैं? जब कोई डिफरेंट एब्नॉर्मल कंडीशन हो, जैसे इनकम्पिटेंस ऑफ द हार्ट। इनकम्पिटेंस ऑफ हार्ट वेल के प्रॉपरली बंद नहीं होते हैं, उसको हम रीगर्जिटेशन कहते हैं। इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो, पर अगर सीवियर एनीमिया हो तो वैसे ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है, तो ज़्यादा जो रश होता है ब्लड का उसकी वजह से भी एडेड साउंड सुनाई देती हैं। या हाइपरथायराइडिज्म में चूँकि मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाता है टिश्यूज़ का और ऑर्गन्स का, उसकी वजह से भी ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है और उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी एडेड साउंड सुनाई देती हैं। फिर एक कंजेनिटली एनॉमली होती है, एक डिफेक्ट होता है जिसको हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं। आफ्टर बर्थ नॉर्मली ये क्लोज हो जाती है। एक डक्ट होती है जो कि फिटल लाइफ में होता यह है कि चूँकि लंग्स काम नहीं कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल फ्लैट चिपके हुए होते हैं, सो वो वेंटिलेशन में या एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दे डोंट टेक पार्ट। तो सारी जितनी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो हार्ट और प्लेसेंटा के थ्रू होती है। तो जो हार्ट से जो एओर्टा निकलता है वो पल्मोनरी आर्टरी को डायरेक्टली, जो कि लंग्स से आनी है आर्टरी, इनटू द लेफ्ट एट्रियम, उसको डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है और इसमें ऑक्सीजनेशन होती है प्लेसेंटा के थ्रू। तो लंग ये यूजुअली इसके थ्रू ही सर्कुलेशन होती है और ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड होती है। उस आर्टरी, उस एक डक्ट को कहते हैं हम डक्टस आर्टेरियोसस। आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड ये बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, क्योंकि लंग्स जो है वो एक्सपैंड कर जाते हैं। और आफ्टर फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी जब एक्सपैंड कर जाते हैं तो जो वेंटिलेशन होती है और सारी रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होती है, तो ये जो होता है ऑटोमेटिकली ये काम बंद हो जाती है डक्टस आर्टेरियोसस। लेकिन कुछ एबनॉर्मल केसेस में जो ये डक्ट है ये ओपन भी रह जाती है, तो उसकी वजह से एक एड साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम कह देते हैं द मर्मर ड्यू टू द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। और ये यूजुअली एक कंटिन्यूस साउंड, एक एडेड साउंड होती है जो कि सिस्टली और डायस्टली ऑफ द हार्ट में थ्रू आउट रहती है। ठीक है। A valve in which the leaflet adhere to one another, ये भी एक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है कि एक जो वेल्व है उसके डिफरेंट लीफलेट्स होते हैं, डिफरेंट कस्प्स होती हैं जो कि ओपन अप होती हैं और बंद होती हैं, लेकिन अगर वो इस तरह से बंद हों कि वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएं, एडहर हो जाएं, तो ब्लड फ्लो उनमें से हो नहीं सकता प्रॉपरली। ब्लड फ्लो उनमें से हो नहीं सकता और एक नैरो सी ओपनिंग होती है जिसमें से ब्लड में पास होना है। इस नैरो ओपनिंग को कहते हैं स्टीनोज वेल्व। ठीक है। तो हार्ट मर्मर्स प्रोड्यूस होते हैं या तो इनकम्पिटेंस या रिगर्जिटेशन ऑफ द वेल्व्स की वजह से, या जो है रैपिड फ्लो ऑफ द ब्लड की वजह से, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के डक्टस आर्टेरियोसिस आफ्टर बर्थ भी पेटेंट रह जाए, या स्टीनोसिस ऑफ द डिफरेंट वेल्व से, मोस्टली माइट्रल वेल्व स्टीनोस हो जाए। ठीक है। नाउ द सेकंड सेक्शन ऑफ आवर लेक्चर इज द different heart valves and the valvular lesions. In valves के different lesions क्या हैं? अब valves होते हैं, they are pressure open heart valves होते हैं, ensure that the blood flows in the right direction. valves जहाँ भी होते हैं उन्होंने reassure कराना होता है कि blood flow जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो। आप देखें घर की जो सैनिटरी या ये जो वाटर के जो चैनल्स होते हैं इनमें भी अंदर वेल्व लगाए जाते हैं ताकि जो वाटर फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में हो। इसी तरह सर्कुलेशन में भी जो है डिफरेंट जगह पे वेल्व्स मौजूद हैं
जो कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को रखते हैं, ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। AV valves, atrioventricular valves, they lie between the atria and the ventricles. दोनों atria और ventricle. Right and the left atrioventricular valves are positioned between the atrium and the ventricles on the right and the left side. ये बहुत ही थिन होते हैं और फिल्मी से, यानी कि जैसे स्लिप होने वाले फिल्मी से होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर लेयर होती है। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, जो कि राइट साइड का जो वेल्व है एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में, उसको हम कह देते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व जो है, जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान है, उसको हम कह देते हैं माइट्रल वेल्व। ट्राइकस्पिड जो है उसके 3 कस्प होते हैं, यानी कि 3 लीफलेट्स होती हैं, और माइट्रल जो है उसके 2 कस्प होती हैं, 2 लीफलेट होती हैं। These valves open and close passively, यानी कि वो कुछ एक्टिवली नहीं करते, जिस साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है उसके अकॉर्डिंगली वो ओपन या क्लोज होते हैं। दे क्लोज बाय द बैकवर्ड प्रेशर। बैकवर्ड प्रेशर का मतलब ये है कि अगर एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान है, ऊपर एट्रिया में अगर प्रेशर ज़्यादा है तो ये वेल्व खुल जाएंगे, ठीक है। सो दे ओपन बाय द बैकवर्ड प्रेशर, कि इन वेल्व से पीछे अगर प्रेशर ज़्यादा है तो ये खुल जाएंगे, और अगर वेंट्रिकल्स जो है ना फिल हो गए हैं तो इन वेल्व्स के आगे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये वेल्व्स बंद हो जाते हैं, ठीक है। These valves open and close passively. They close by backward pressure, ठीक है, and open by the forward pressure. ये पीछे से आगे की तरफ जो प्रेशर आ रहा होता है एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ, उससे ये खुल जाते हैं, और बैकवर्ड प्रेशर यानी वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ जो जा रहा होता है उससे ये क्लोज हो जाते हैं। Papillary muscle are attached to the edges of these valves plus the chordae tendon, ठीक है। एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि ये वेल्व्स जो होते हैं ना वो अटैच होते हैं टू द वॉल ऑफ द एट्रियम। उसका फ़ायदा ये होता है कि उनकी कंट्रैक्शन की वजह से ये वेल्व जो है ना पीछे एट्रियम के अंदर नहीं खुलते हैं, बल्कि ये अपनी जगह पर ही रहते हैं, ठीक है। Papillary muscles are attached to the edges of these, the contraction of which prevent the eversion of the, eversion होती है कि of the valve के इवर्ट हो जाएं, या वेल्व जो है ना एट्रिया के अंदर या बैकवर्ड डायरेक्शन में खुल जाएं। उन्होंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में खोलना है फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल, उनकी बैकवर्ड अगर खुलेंगे उस कंडीशन को कहते हैं इवर्जन। तो वेल्व जो होते हैं ये कॉर्डा टेंडिनी जो होते हैं ना, इवर्जन ऑफ द वेल्व फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू द एट्रिया, उसको प्रिवेंट करते हैं। These are the valves that the semilunar valves हैं दूसरे। The semilunar valves they lie between the ventricles and the major arteries. ये दो होते हैं, एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व। लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में जो है वो एओर्टिक वेल्व होता है, और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में जो वेल्व है उसको हम पल्मोनरी वेल्व कहते हैं। ईच कंसिस्ट ऑफ 3 कस्प, इन दोनों की भी वेल्व की 3 कस्प हैं, 3 लीफलेट्स हैं। These valves are prevented from everting by the positioning of the cusps. इसमें कॉर्डा टेंडिनी नहीं होते हैं, इसमें इनकी कस्प की पोजीशन ऐसी होती है कि वो जब बंद होते हैं तो एक दूसरे के साथ इस तरह एडहर हो जाते हैं कि उनकी इवर्जन कि वो पीछे वेंट्रिकल के अंदर नहीं जाते फ्रॉम द लार्जर वेसल्स। High pressure in the arteries at the end of the ventricular contraction cause semilunar valves to snap to close the position, ठीक है। वैसे ही होता है कि जैसे वेंट्रिकल में प्रेशर हुआ है तो ये वेल्व जो है ना प्रेशर की वजह से खुल जाते हैं विद इन द लार्जर वेसल्स। जब लार्जर वेसल्स में सारा ब्लड ड्रेन हो जाता है और वो प्रेशर बढ़ जाता है तो ये पीछे को बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं बाय द बैकवर्ड प्रेशर। Due to the smaller opening, velocity of ejection is far greater and are subject to abrasion. क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है और ओपनिंग स्मॉल होती है, तो उसकी वजह से चूँकि रश आता है जल्दी से और ज़्यादा फोर्स के साथ ब्लड इसमें पास करता है, तो इनके ऊपर एब्रेशन या छोटे छोटे डैमेजेस ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द वेल्व्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उनकी वेयर एंड टेयर ज़्यादा होती है। कॉर्डा टेंडिनी इनमें एब्सेंट होते हैं। Valves are supported by the pliable fibrous tissue base to withstand pressure, ठीक है। इनमें एक थोड़ा सा fibrous tissue pliable जो कि इलास्टिक टिश्यू टाइप होता है, तो वो उससे ये सपोर्टेड होते हैं, और ताकि ये इनमें इवर्जन ना हो और ये प्रेशर को विथस्टैंड कर सके, क्योंकि वेंट्रिकल जो है वो बहुत फोर्सफुली कंट्रैक्ट करते हैं, और फिर जितना ब्लड आगे एओर्टा में पल्मोनरी में आ जाता है तो वो वहाँ भी ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ये विथस्टैंड करते हैं प्रेशर को, कि उसको बर्दाश्त करते हैं ना। एट्रिया एंड द वेंट्रिकल के दरमियान अब आपने देखा है कि जो
एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में वेल्व्स हैं, और वेंट्रिकल और जो आगे आर्टरीज हैं उनके दरमियान में वेल्व्स हैं। लेकिन पीछे अगर हम देखें कि जो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम है, वहाँ जो वेन्स आ रही हैं, पल्मोनरी वेन आ रही है लेफ्ट साइड पे और वेना केवा आ रहे हैं ऑन द राइट साइड पे, तो वहाँ पर कोई वेल्व मौजूद ही नहीं है। क्यों नहीं मौजूद है? कि एट्रियल प्रेशर जो होते हैं ना, विच आर इनकमिंग टू द हार्ट, दे आर नॉट मच हायर देन द वीनस प्रेशर। ठीक है, जो एट्रिया के अंदर जो प्रेशर होता है वो वीनस प्रेशर से ज़्यादा नहीं होता, वीनस प्रेशर ही ज़्यादा होता है, इसलिए एट्रिया से पीछे बैकवर्ड प्रेशर जा ही नहीं सकता। The sites where the vena cava enter the atria are partially compressed during atrial contraction. तो वेना केवा जहाँ से राइट एट्रियम में एंटर हो रही हैं, तो जब एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं तो वैसी उनकी ओपनिंग स्मॉल हो जाती है, वो क्लोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से एट्रिया से पीछे वेना केवा में प्रेशर नहीं जाता है, ब्लड नहीं पीछे रिगर्जिटेट करता है, ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होता। इसलिए जो है ना, ये ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ये पार्शली कंप्रेस होते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं। इस दो रीज़न की वजह से एट्रिया और जो वेन्स अंदर एंटर हो रही हैं उनके दरमियान में कोई वेल्व मौजूद नहीं होते। आप ये देखें, इस डायग्राम से आपको मैकेनिज्म ऑफ द वेल्व एक्शन, ऊपर वाली डायग्राम देखें कि अगर आप देखते हैं ऑन द एरो की डायरेक्शन देखिए, इन्होंने एट्रिया से वेंट्रिकल में जाना है, एट्रिया फिल हुए हैं, ये दोनों वेल्व्स हैं। जब प्रेशर विद इन द एट्रियम इंक्रीज करता है तो ये वेल्व जो है ना डाउनवर्ड टुवर्ड्स द वेंट्रिकल ये खुल जाते हैं, इसके लीफलेट्स नीचे को मूव कर जाते हैं और फिलिंग शुरू हो जाती है वेंट्रिकल की फ्रॉम द एट्रियम। निचली डायग्राम में देखें कि वेंट्रिकल पूरा फिल हो गया है और उसका बैक प्रेशर है, बैक प्रेशर की वजह से जो लीफलेट नीचे हुए थे वो ऊपर हो जाते हैं और ऊपर जाके अप्रोक्सीमेट कर जाते हैं एक दूसरे के साथ और वेल्व जो है ना वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, सो ऊपर वाली डायग्राम में व्हेन द प्रेशर इज ग्रेटर बिहाइंड द वेल्व इट ओपन्स, जब बिहाइंड द वेल्व प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेल्व ओपन हो जाएगा। व्हेन प्रेशर इज ग्रेटर इन द फ्रंट ऑफ द वेल्व इट क्लोजेस, फ्रंट ऑफ द वेल्व में जब प्रेशर ये वेंट्रिकल में ज़्यादा होता है तो ये क्लोज हो जाता है। Note that when the pressure is greater in front of the valve, it does not open in the opposite direction, that is, it is a one-way valve. वन वे वेल्व होते हैं और ये पीछे ये नहीं होता कि आगे वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये पीछे उस पर एट्रिया में खुलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटेड ही रहते हैं और ये हेल्प करता है इनको कॉर्डा टेंडेनी। और एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स के केस में कॉर्डा टेंडेनी और सेमिल्यूनर वेल्व्स के केस में जो फाइब्रस टिश्यू होता है वो प्रिवेंट करता है कि वो ऊपर वाले जो प्रॉक्सिमल चेंबर है उसमें वेल्व्स ना खुलें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही खुलें, बैकवर्ड डायरेक्शन में ना खुलें। ठीक है, अब आ जाते हैं वेल्वुलर लीजन। वेल्वुलर लीजन क्या होती है कि कुछ वेल्व्स में कोई खराबियाँ होती हैं या डैमेजेस होते हैं, उसकी वजह से वो डिफरेंट डिजीज़ होते हैं या बाय बर्थ कोई कंजेनिटल एनॉमलीज रह जाती हैं जो जिसकी वजह से डैमेज या इनइफेक्टिव होते हैं, उनको हम वेल्वुलर लीजन्स कह देते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वेल्वुलर लीजन्स रिजल्ट फ्रॉम द रूमेटिक फीवर। रूमेटिक डिजीज़ होती है जिसमें कि सबसे ज़्यादा डैमेज करती है वेल्व्स को। दूसरी क्या हो सकती है कि स्टेनोसिस और लैक ऑफ वन और मोर ऑफ द लीफलेट ऑफ द वेल्व व्हिच अकर्स एज एनोमलीज आर द अदर कॉजेज ऑफ वेल्वुलर लीजन। वेल्वुलर लीजन की और कॉजेज हो सकती हैं कि या तो जो वेल्व है वो स्टेनोज्ड हो यानी इसकी ओपनिंग बहुत कम हो, रिजिड हो उसके लीफलेट्स और पूरे खुल ना रहे हों, तो भी जो ब्लड उसमें से पास करता है तो उससे वेल्व जो है ना एक ऐसे उसकी एफिशिएंसी कम होती है और दूसरे फिर रशिंग ऑफ द ब्लड की वजह से उसके डैमेजेस भी ज़्यादा होते हैं। कंप्लीट लैक ऑफ लीफलेट्स इज रेयर, कि ये जब लीफलेट्स बिल्कुल ही ना हो इनके वेल्व्स के, ये कंडीशन बहुत कम होती है। और सबसे ज़्यादा कॉमन जो कंजेनिटली यानी बाय बर्थ जो वेल्व का लीजन हो सकता है वो स्टेनोसिस होता है, यानी रिजिड होते हैं, थोड़ी सी ओपनिंग छोटी होती है। अब रूमेटिक वेल्वुलर लीजन में द रूमेटिक फीवर इज एन ऑटोइम्यून डिजीज इन विच द हार्ट वेल्व्स आर लाइकली टू बी डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। सबसे ज़्यादा हार्ट को डैमेज कर, दूसरे एरियाज को भी, दूसरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी ये करता है डैमेज, बट हार्ट वेल्व को सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, इट इज़ यूजुअली इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकल जैसे गला ख़राब हो गया, कुछ हो गया, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जो कि बाद में प्रोटीन्स की रिलीज भी बना दे। इस प्रोटीन्स के अगेंस्ट बॉडी जो है ना वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती है। ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो
अपने ही वेल्व्स को डैमेज करना शुरू हो जाती हैं। जो एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिस जो प्रोटीन्स रिलीज हुई हैं उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी बनाती है वो अपनी ही वेल्व्स के अगेंस्ट जो है ना फंक्शन करती हैं या उसको डैमेज करती हैं। तो इसलिए जो है against these proteins antibodies are produced which cause immunological damage to the valves in rheumatic fever। क्या वेल्स का क्या होता है, लार्ज हेमरेजिक एरियाज बन जाते हैं, फिब्रिनस बल्बस रीजन्स होते हैं, दे ग्रो अलोंग द इनफ्लेम्ड एजेस ऑफ द हार्ट वेल्व। ठीक है, ये ऑटो एंटीबॉडीज जो होती है ना वो जो एजेस ऑफ द होते हैं वेल्व्स के, उनको उनके ऊपर हेमरेजिक एरियाज यानी कि जैसे जख्म बन जाते हैं और स्वेलिंग हो जाती है, फिब्रिनस के कुछ फाइब्रस टिश्यू भी वहाँ पड़ा होता है और अलोंग द इन्फ्लेम्ड एजेस ऑफ द वेल्व वहाँ बना देते हैं और विच रिजल्ट्स इन द वेल्वुलर लीजन इन द रूमेटिक फीवर। अब माइट्रल वेल्व जो है जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उधर ब्लड का प्रेशर भी ज़्यादा है और चूंकि उसमें से बहुत तेज़ी से ब्लड गुजरता है तो इट रिसीव्स मोर ट्रॉमा ड्यूरिंग वेल्वुलर एक्शन देन एनी ऑफ द अदर वेल्व्स। इट इज़ द वन मोस्ट ऑफन सीरियसली डैमेज। ठीक है, ये वाला जो है ये सबसे ज़्यादा सीरियसली डैमेज होता है माइट्रल वेल्व, क्योंकि लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो बहुत प्रेशर से जाता है। ठीक है, द एओर्टिक वेल्व इज द सेकंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली डैमेज, वो भी लेफ्ट साइड है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना ज़्यादा फोर्सफुली कंट्रैक्ट करता है, उसमें प्रेशर भी ज़्यादा होता है और आगे एओर्टा में भी प्रेशर ज़्यादा होता है। तो सो इस वेल्व ने चूँकि हाई प्रेशर ब्लड को इन दोनों वेल्व्स के कंट्रोल करना है, इसलिए इनकी फंक्शनिंग के दौरान इनके डैमेजेस भी ज़्यादा होते हैं। द राइट हार्ट वेल्व, द ट्राइकस्पिड एंड द पल्मोनरी वेल्व्स आर यूजुअली अफेक्टेड मच लेस सिवियरली। ठीक है, यानी कि जो राइट हार्ट के जो हमारे ट्राइकस्पिड पल्मोनरी वेल्व्स हैं वो लेस सिवियरली अफेक्टेड होते हैं, प्रॉब्ली बिकॉज उस साइड पे लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर स्ट्रेसेस होते हैं दैट एक्ट ऑन दीज वेल्व्स। they are slightly they are slight compared with the high pressure stresses that act on the left heart valve। so right heart valve पे low stresses होते हैं और left heart side पे high stresses होते हैं, जिसकी वजह से mitral और aortic valve जो होते हैं ना वो ज़्यादा डैमेज। ठीक है, नाउ अब ये जो वेल्वुलर लीजन्स होते हैं इसकी वजह से एडेड साउंड या एब्नॉर्मल साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम कहते हैं मर्मर्स। मर्मर्स आर द एब्नॉर्मल साउंड्स अदर देन द हार्ट साउंड्स heard on auscultation and these are produced in the different abnormalities। अब इसमें मर्मर्स दो टाइप के होते हैं, सिस्टोलिक मर्मर होते हैं और डायस्टोलिक मर्मर्स होते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक मर्मर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एओर्टिक स्टीनोसिस में और माइट्रल रीगर्जिटेशन के दौरान। ये आपने याद रखना है कि जो सिस्टोलिक मर्मर्स होते हैं वो एओर्टिक स्टीनोसिस में यानी एओर्टा के जो वेल्व है वहाँ की ओपनिंग स्मॉल हो जाए, या माइट्रल रीगर्जिटेशन की जो माइट्रल कंपिटेंट है, रिगर्जिटेशन तब होती है कि बैकवर्ड थोड़ा सा पीछे ब्लड जाता है, वेल्व पूरी तरह से बंद नहीं होता, इनकम्पिटेंट वेल्व होता है, उसकी वजह से बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होता है। जो सिस्टोलिक मर्मर्स होते हैं वो एओर्टिक स्टीनोसिस और माइट्रल रिगर्जिटेशन के दौरान सुने जाते हैं, और डायस्टोलिक मर्मर्स जो डायस्टली के दरमियान सुनाई देते हैं वो एओर्टिक रिगर्जिटेशन यानी एओर्टिक वेल्व अगर इनकम्पिटेंट हो जाए तो, क्योंकि डायस्टली के दौरान वेंट्रिकुलर डायस्टली के दौरान वेंट्रिकल में प्रेशर कम होता है, एओर्टा में ज़्यादा होता है, तो पीछे बैकवर्ड जो है फ्लो ऑफ द ब्लड अगर वेल्व इनकम्प्लीटेड है, प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा, तो कुछ ब्लड जो है वो बैकवर्ड फ्लो कर जाता है फ्रॉम द एओर्टा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दूसरा डायस्टोलिक मर्मर होता है माइट्रल स्टीनोसिस का। माइट्रल स्टीनोसिस में क्या होता है कि प्रॉपर्ली जो होता है ना वेल्व जो है वो खुलता नहीं है, तो उसमें वेंट्रिकल में ज़्यादा नहीं आ रहा होता, पीछे बैकवर्ड प्रेशर विद इन द राइट लेफ्ट एट्रियम ज़्यादा होता है, उसकी वजह से एडेड साउंड सुनाई देती हैं, टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड विद इन द लेफ्ट एट्रियम। सो दो टाइप्स के मर्मर्स होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मर्मर्स जो हैं वो एओर्टिक स्टीनोसिस और माइट्रल रिगर्जिटेशन के दौरान होते हैं। डायस्टोलिक मर्मर्स एओर्टिक रिगर्जिटेशन और माइट्रल स्टीनोसिस की वजह से होती है। ठीक है, इतना आपने याद रख लेना है, डिटेल आपसे कोई ज़्यादा इतनी नहीं पूछे। अब ये देखिए, ये फोनोकार्डियोग्राम की एक प्रेजेंटेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट हार्ट साउंड्स किस फेज़ में और किस कंडीशन में किस फेज़ में वो साउंड्स ज़्यादा ऑब्वियस होती हैं। सिस्टोलिक जो है आप देखें, नीचे देखें, डायस्ली सिस्ली डायस्ली सिस्ली दिखाई हुई। जो सिस्ली है उसमें आपको फर्स्ट हार्ट साउंड जो है ना वो सुनाई देती है नॉर्मली। ठीक है, और नीचे आ जाएं एओर्टिक स्टीनोसिस में
तो बहुत ज़्यादा ये फर्स्ट हार्ट साउंड लाउड हो जाती है। जो माइट्रल रिगर्जिटेशन में फर्स्ट हार्ट साउंड थोड़ी सी ऑब्वियस होती है, देन द सेकंड एओर्टिक रिगर्जिटेशन में सेकंड साउंड जो है ना वो ज़्यादा ऑब्वियस हो जाती है। माइट्रल स्टेनोसिस में भी जो है सेकंड हार्ट साउंड वो थोड़ी सी ऑब्वियस होती है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में एडेड साउंड दोनों तरफ आती हैं, फर्स्ट इन द बोथ इन द सिसली एंड द डायसली। तो ये डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट पैटर्न आता है फोनोकार्डियोग्राम पे डिफरेंट साउंड्स का। ना सिस्टोलिक मर्मर ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस, इंटेंस वाइब्रेशन एंड अ लाउड मर्मर, ये बहुत ही कॉमन है और बहुत सुनाई देता है ऑब्वियस होके, क्योंकि एओर्टा के पास प्रेशर बहुत है विद इन द वेंट्रिकल भी और आगे एओर्टा पे भी। इंटेंस वाइब्रेशन एंड लाउड मर्मर ड्यूरिंग सिसली, ड्यू टू सिसली यानी जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा है, due to the severe turbulence of blood in the roof of the aorta, transmitted throughout the superior thoracic aorta and even into the large arteries of the neck. Its sound is harsh. Harsh होती है साउंड, होता क्यों है कि एओर्टिक वेल्व जो है वो स्टीनोज हुआ होता है, उसकी ओपनिंग कम होती है, पीछे वेंट्रिकल में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, वो कंट्रैक्ट कर रहा है और तेज़ी से ब्लड जो है ना वो उस नैरो ओपनिंग में से गुजरा होता है, तो वो एक हार्श मरमर, उसकी टर्बुलेंस ज़्यादा होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि थोरेसिक पार्ट ऑफ द एओर्टा जो कि ऊपर जा रहा है उस पर भी ट्रांसमिट हो जाती है, नेक की आर्टरीज में भी ये मरमर जो है ना वो ट्रांसमिट हो जाता है। In severe stenosis that may be so loud that it can be heard several feet away from the patient, यानी इतना loud हो जाता है कि हम इसको दूर से भी सुन लेते हैं। The sound vibration can often be felt with the hand on the upper chest and the lower neck, a phenomenon called thrill। ये जो वाइब्रेशन है हम इसको, इस मरमर को हम अगर हाथ रखेंगे पेशेंट की चेस्ट के ऊपर या नेक के ऊपर, तो हमें अपने हाथ के नीचे फील होता है मरमर। मरमर ऐसा होता है कि जैसे आप अगर कैट के ऊपर हाथ रखो तो परिंग ऑफ द कैट होती है जो आपके हाथ के नीचे फील होती है, उस तरह की एक फीलिंग आती है और उसको हम कहते हैं थ्रिल। थ्रिल की डेफिनेशन होती है दीज आर द थ्रिल इज द पैल्पेबल मरमर, वो मरमर्स जिनको कि पल्पेट किया जा सकता है, हाथ से फील किया जा सकता है। एओर्टिक स्टेनोसिस में होता क्या है, ब्लड इज इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ओनली अ स्मॉल फाइब्रस ओपनिंग ऑफ द एओर्टिक वेल्व। अब चूंकि स्मॉल ओपनिंग है, देयर इज रेजिस्टेंस टू द इजेक्शन, द ब्लड प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल वो बढ़ जाता है क्योंकि उतना ब्लड आगे आ नहीं रहा होता, तो वो 300 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक चला जाता है, वाइल द प्रेशर इन द एओर्टा इज स्टिल नॉर्मल, जाहिर उसमें तो इतना ज़्यादा जा ही नहीं रहा। A nozzle effect is created during systole with blood jetting at tremendous velocity through the small opening in the valve. The severe turbulence of the blood in the root of the aorta होती है, root of the aorta जहाँ पे के उसकी डैमेज है या स्टेनोज्ड है, तो वहीं पे ज़्यादा प्रेशर आना है उसका to go the pass the blood through this opening. The turbulent blood impinging against the aortic wall, the systolic murmur of the aortic stenosis। ठीक है, जो कि वेंट्रिकुलर सिस्टली के दौरान होता है, इसलिए सिस्टोलिक। अब एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एओर्टिक रिगर्जिटेशन ये तो पहले तो वो कंडीशन थी कि एओर्टिक वेल्व जो है ना वो इतना जो है स्टीनोज्ड है या स्मॉलर ओपनिंग है, रिजिड है, बट एक कंडीशन थी इसमें वेल्व इनकम्पिटेंट होता है, प्रॉपर्ली बंद ही नहीं होता। इसमें ब्लोइंग मरमर होता है, ब्लोइंग जैसे हवा से फूंक मार दी जाए या जैसे हवा थोड़ी सी चल रही हो हल्की सी, तो blowing murmur of relatively high pitch with a swishing quality heard maximally over the left ventricle। लेफ्ट वेंट्रिकल का एरिया है तो लेफ्ट वेंट्रिकल को सुनाई देगा। एओर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है, नो एब्नॉर्मल साउंड इज हर्ड ड्यूरिंग सिस्टली। सिस्टली जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा है उस दौरान तो नहीं साउंड सुनाई देगी, ज़ाहिर ब्लड आगे जा रहा होता है आराम से, जो वेल्व है वो इनकम्पिटेंट है। बट ड्यूरिंग डायस्ली जब वेंट्रिकल खाली हो गया और एओर्टा के अंदर है ब्लड, turbulence of the blood jetting backward from the high pressure aorta into the blood already in the low pressure left ventricle causes this murmur। कि आगे जो है एओर्टा के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर कम है, तो पीछे बैकवर्ड जो है और वेल्व जो है पूरा बंद नहीं हो रहा, तो ज़ाहिर है बैकवर्ड फ्लो होगा ऑफ द ब्लड इनटू द जो लो प्रेशर चेम्बर है यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उस फ्लो की वजह से मर्मर सुनाई देता है और ये डायस्टोलिक मर्मर ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन होता है। अब सिस्टोलिक मर्मर ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन, ये हाई फ्रीक्वेंसी ब्लोइंग स्विशिंग साउंड होती है सिमिलर टू दैट ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन बट अकरिंग ड्यूरिंग सिस्टली रादर देन डायस्टली। सिस्टली यानी जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा है उस दौरान
माइट्रल रिगर्जिटेशन, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, जो माइट्रल वेल्व है वो प्रॉपर्ली बंद नहीं हो रहा बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करता है, क्योंकि वेल्व बंद नहीं हो रहा, तो वहाँ से बैकवर्ड फ्लो होता है ब्लड का इनटू द लेफ्ट एट्रियम। It is transmitted most strongly into the left atrium, but the sound of the mitral regurgitation is transmitted to the chest wall, mainly through the left ventricle of to the apex। और ये सुनाई देती है लेफ्ट एट्रियम पे सुनाई नहीं देती, बल्कि लेफ्ट वेंट्रिकल पे सुनाई देती है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम जो होता है ना, दैट इज डीपली सीटेड, नीचे को होता है चेस्ट वॉल में, चेस्ट कैविटी में, तो वो हमें ज़्यादा इसकी जो ट्रांसमिट होकर जो साउंड सुनाई देती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर ही सुनाई देती है, और इसकी ब्लोइंग स्विशिंग साउंड होती है, जैसे कि ब्लोइंग साउंड होती है एओर्टिक रिगर्जिटेशन में। The left atrium is so deep within the chest that it is difficult to hear this sound directly over the atrium. In mitral regurgitation, blood flows backward through the mitral valve into the left atrium during systole of the left ventricle. Now, the diastolic murmur of mitral stenosis. Mitral stenosis में अब क्या है कि अगर mitral valve जो है वो stenosis हो जाए, ये properly खोल ना रहा हो, rigid valve हो between left atrium and the left ventricle, it is usually weak and of very low frequency, so that most of the sound spectrum is below the low frequency end of the human hearing. ये तो सुनाई नहीं देता. Even in severe mitral stenosis, no murmur will be heard during the first third of the diastole. ठीक है, जब डायस्टी होती है यानी वेंट्रिकल जो है ना वो रिलैक्स हुआ होता है, तो भी हमें ये सुनाई नहीं देता है. During the early part of diastole, a left ventricle with a stenotic mitral valve has so little blood in it that its walls are so flabby that blood doesn't reverberate back and forth between the walls. होता क्या है कि mitral stenosis में जो mitral valve है वो स्टीनोस हुआ है, जो एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा है, तो उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जा रहा, और जो ये डायस्टोलिक केस है वेंट्रिकल की, तो चूंकि वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हुआ है, ब्लड इतना जा नहीं रहा, प्रेशर उसमें डेवलप नहीं हो रहा, इसलिए एडेड साउंड प्रोड्यूस नहीं होती. लेकिन सेकेंड और थर्ड फेज ऑफ डायस्टोली ऑफ द वेंट्रिकल, जबकि थोड़ा थोड़ा करके ब्लड उसमें जमा हो ही जाता है, तो फर्दर जो एंट्री होती है, जो नैरो ओपनिंग ऑफ द स्टीनोस माइट्रल वेल्व से जो ब्लड फ्रॉम द एट्रियम इनटू द वेंट्रिकल आता है, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है, उससे ये मर्मर प्रोड्यूस होता है, लो रंबलिंग मर्मर. ये देन आफ्टर के पार्शली फिल हो जाता है जब वेंट्रिकल, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, तो जो प्रेशर से ऊपर एट्रिया के प्रेशर से जो ब्लड आना है वेंट्रिकल में, उसकी वजह से जो वाइब्रेशन होती है, उससे उसको हम लो रंबलिंग मर्मर हो जाता है, जिसको हम डायस्टोलिक मर्मर ऑफ द माइट्रल स्टीनोसिस कहते हैं. ठीक है, माइट्रल स्टीनोसिस में क्या होता है कि ब्लड पासेस विद डिफिकल्टी थ्रू द स्टीनोस माइट्रल वेल्व, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, but a large pressure differential forcing the blood from the left atrium into the left ventricle does not develop because the pressure in the left atrium seldom rises above 30 millimeters of mercury. ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर जो है वो 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से बहुत कम ही ऊपर जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इसमें नहीं जाता, इसलिए ये बहुत रेयरली ऑडिबल होता है मरमर, और बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का होता है. अब डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलेशन इन द एओर्टिक स्टेनोसिस एंड एओर्टिक रिगर्जिटेशन. एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन के केस में क्या कुछ हो सकता है हार्ट के साथ? कुछ हाइपरट्रोफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल हो सकती है, ज़ाहिर उसको ज़्यादा काम करना पड़े, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, और फेलियर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल भी हो सकता है कि ओवर बर्डन होने से, ओवरलोड होने से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से इतना काम ना करे, और फिर पीछे जो है ना पल्मोनरी एडिमा हो जाए. सो ये जो है ना ये डायनामिक्स होती है, यानी कि ये रिजल्ट हो सकता है ऑफ द एओर्टिक रिगर्जिटेशन और एओर्टिक स्टेनोसिस में. अब माइट्रल स्टेनोसिस और माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होता है, आप देखिए कि पल्मोनरी एडिमा, माइट्रल वेल्व नहीं खुल रहा है, बंद हुआ है, तो पीछे पल्मोनरी एडिमा होता है, माइट्रल वेल्व डिजीज है. enlarged left atrium and the atrial fibrillation, कि एट्रिया ज़्यादा जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है कि उसको ब्लड को आगे पास ऑन करे. और कंपनसेशन इन द अर्ली माइट्रल, अगर बहुत कम हो माइट्रल वेल्व डिजीजेस, माइनर सी हो, यानी बहुत ज़्यादा स्टीनोज ना हो या बहुत ज़्यादा इनकम्पिटेंसी ऑफ द वेल्व ना हो, कि रिगर्जिटेशन ज़्यादा हो, तो फिर ये खुद ही कंपनसेशन हो जाती है ऑन द ऑफ द माइट्रल वेल्व लीशंस. अब एक्सरसाइज में क्या होता है कि अगर किसी को वेल्वुलर लीजन है हार्ट में, कोई किसी भी वेल्व में कोई लीजन है, इनकम्पिटेंसी है या रिगर्जिटेशन हो रही है या स्टीनोसिस हो रही है, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वीनस ब्लड आर रिटर्न टू हार्ट फ्रॉम द पेरिफेरल सर्कुलेशन. तो वो जितने सिम्टम्स होते हैं वो सवेयर हो जाती है, क्योंकि हार्ट पे वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है एक्सरसाइज में, क्योंकि वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है.
Even in mild to moderate cases of valvular diseases, the patient's cardiac reserve diminishes in proportion. ठीक है, जो कार्डिक रिजर्व जो हमने पहले लास्ट लेक्चर में किया था कि वो कार्डिक रिजर्व क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ द कार्डिक आउटपुट दैट कैन बी रीच्ड बाय द ओवर एक्टिविटी ऑफ द पंपिंग। ठीक है, तो अब जब अगर वेल्वुलर डैमेज होगा या तो उसमें होता है कि कार्डिक रिजर्व्स भी कम होता है, कार्डिक रिजर्व कम होता है, वो जल्दी यूज अप हो जाता है, तो उससे वेल्वुलर डिस्फंक्शन में उसकी सेवेरिटी ज़्यादा हो जाती है। द कार्डिक आउटपुट डज नॉट इंक्रीज एज मच एज इट शुड बी इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जाहिर है अगर वेल्वुलर सही नहीं करे तो कार्डिक आउटपुट इतना बढ़ता ही नहीं है। द मसल्स ऑफ द बॉडी जल्दी फटीग कर जाते हैं एंड रैपिडली ड्यू टू द लिटिल इंक्रीज इन द मसल ब्लड फ्लो। ठीक है, जो कि वेल्वुलर लीजन है, ब्लड फ्लो टू द मसल्स प्रॉपर है ही नहीं। इन पेशेंट्स विद द एओर्टिक वेल्वुलर, अगर एओर्टिक वेल्वुलर लीजन हो तो एक्सरसाइज से क्या होता है, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है फॉलोड बाय एक्यूट पल्मोनरी एडीमा। एओर्टा की साइड पे चाहे उसके सिलोसिस हो चाहे उसके रिगर्जिटेशन हो, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा, ज़ाहिर उसका असर लेफ्ट वेंट्रिकल पे पड़ना है, और लेफ्ट वेंट्रिकल अगर फेलियर होगा तो पीछे लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा और पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा। वो पेशेंट जिनमें के माइट्रल डिजीज है वो ज़्यादा सिवियर होते हैं, उसमें एक्सरसाइज हो जाता है, क्या होता है, मच डैमिंग होता है। अब माइट्रल वेल्व में और पीछे लंग पे प्रेशर पीछे और ज़्यादा बढ़ जाता है, मच डैमिंग ऑफ द ब्लड इन द लंग्स दैट सीरियस, बहुत सीरियस हो जाता है और पल्मोनरी एडिमा बहुत जल्दी डेवलप होता है विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो वो जब पल्मोनरी एडिमा जल्दी डेवलप होता है तो फिर वो लीथल भी हो जाता है, फेटल होता है कि पेशेंट की लाइफ भी जो है ना वो एट स्टेक होती है। कंजेनिटल एनोमलीज के बाय बर्थ क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं हार्ट की, कोई वेल्व के स्टीनोसिस हो जाए, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस हो जाए, इसको हम लेफ्ट टू राइट शंट भी कहते हैं, क्योंकि एओर्टा से पल्मोनरी में डायरेक्ट एक आर्टरी बन रही है तो लेफ्ट टू राइट शंट भी बन जाता है। टेट्रोलॉजी ऑफ हार्ट के ये 4 डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं बाय बर्थ, इसमें राइट टू लेफ्ट शंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो एओर्टा है वो बजाय इसके कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकले वो राइट वेंट्रिकल से निकलता है। पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो स्टीनोज होती है, वो खुलती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना जो ब्लड होता है फ्रॉम द लेफ्ट साइड वो राइट साइड में या उसके राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो सेप्टम है उसमें कोई होल रह जाता है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है या तो उस होल के थ्रू एओर्टा में जाता है ब्लड और मिक्स हो जाता है विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसमें जो है ना ब्लू बेबी बनता है, इसमें साइनोसिस जो है ना बड़ी एक ऑब्वियस होती है। आफ्टर पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस में चूंकि वो जा रहा होता है, दोबारा रिसाइकल होता है ब्लड उसका, तो उसमें ब्लू यूजुअली साइनोसिस रिपेयर नहीं होता, लेकिन टेट्रोलॉजी ऑफ हार्ट में ये साइनोसिस या ब्लू बेबी ऑब्वियस हो जाता है। आपने आपके लेवल पे कंजेनिटल एनोमलीज जो है ना, वही पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस वगैरह आप डिटेल में कर लीजिए क्योंकि उस पर शॉर्ट नोट आ जाता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन ये इतना ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट शंट होता है इन पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, और राइट टू लेफ्ट शंट होता है इन टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोस। ठीक है, so any question you want me to explain, I'll see the chat and I'll try to answer your questions.